साहित्य का इतिहास आज हम पढ़ेंगे। किसी भी साहित्य के संदर्भ में एक सर्वमान्य धारणा है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जब भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है तो इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि किसी भी काल का जो साहित्य है वह उस काल की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिबिंब सामने रखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कोई दर्पण किसी चीज का प्रतिबिंब हमारे सामने रखता है। और जो साहित्य समाज का दर्पण है वही अवधारणा है किसी भी साहित्य के इतिहास में भी दर्ज होती है। क्योंकि जब हम साहित्य के इतिहास को देखते हैं, साहित्य के इतिहास में हम यही देखते हैं कि उस समय और समाज का जो साहित्य है वह उस युग की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवधारणा को अभिव्यक्त कर पाने में कितना समर्थ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन को अगर देखा जाए या उसके नामकरण को देखा जाए तो पूरे समग्र हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह 4 कालखंडों में विभाजित होता है। प्रथम है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, जो कि बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। उन्होंने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक बताई है। इसके अलावा भक्तिकाल की समय सीमा को अगर देखें तो 1375 से लेकर के 1700 तक, रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल की जो समय सीमा है वो 1900 से अब तक मानी जा रही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में विविध प्रकार के प्रश्न पाठकों और आलोचकों के समक्ष उपस्थित रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। पहला प्रश्न तो नामकरण से संबंधित रहा है और दूसरा प्रश्न है वो समय सीमा को लेकर के रहा है। विभिन्न इतिहासकार साहित्य का जो विभिन्न कालखंडों में जो नामकरण किया गया है वो नामकरणों के संदर्भ में एकमत नहीं है और न उससे संबंधित जो समय सीमा दी गई है उसके संदर्भ में। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बीच इस बात को लेकर के सर्वाधिक मतभेद रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ आदिकाल को आदिकाल कहना पसंद करते हैं, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको दीर्घगाथा काल नाम देते हैं। अन्य संदर्भों में भी देखें, आदिकाल को ही सिद्ध सामंत युग भी कहा गया है। इसके अलावा इसको बीज वपन काल भी कहा गया है। ये नामकरण के संदर्भ में विविध मतभेद है। इसी प्रकार से जो समय सीमा है उसके संदर्भ में भी मतभेद दिखाई पड़ता है। लेकिन इन विभिन्न नामकरणों में जो आदिकाल नामकरण किया गया है यह सर्वाधिक मान्य है। इसके सर्वाधिक मान्य होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जहां आदिकाल नाम युग के प्रारंभ, किसी भी साहित्य के प्रारंभ के आदि रूप को दर्शाता है और यह आदि रूप भाषाई स्तर पर, शिल्प शैल्पिक स्तर पर और इसके अतिरिक्त भाव या विचारधारा के प्रारंभिक स्तर को भी ये अभिव्यक्त कर पाने में यह नामकरण समर्थ है। भक्तिकाल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस युग में यानी कि 1375 से लेकर के 1700 तक के समय में भक्ति की भावधारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में मुखर हुई थी। यद्यपि इसमें जो विभाजन फिर से 4 विभाजन किया गया है वह मुख्य जो विभाजन है वो सगुण भक्ति काव्य है और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्य। इस सगुण भक्ति काव्य का पुनः विभाजन होता है राम भक्तिधारा और कृष्ण भक्तिधारा के रूप में। राम भक्तिधारा और दूसरा सगुण भक्ति की काव्यधारा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। और जो निर्गुण भक्ति काव्य है वह पुनः 2
दो में विभाजित होता है, वह क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। यद्यपि ये 4 विभाजन भक्ति काल के अंतर्गत हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हैं कि सभी चारों विभाजनों में भक्ति जो शब्द है वह व्याप्त है, चाहे वो सगुण भक्ति के रूप में हो, चाहे निर्गुण के रूप में, और सगुण के अंतर्गत भी चाहे वो राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो, चाहे वो प्रेमाश्रयी शाखा हो। सगुण भक्ति काव्य से क्या तात्पर्य है? वह भक्ति काव्य धारा जो कि ईश्वर की सगुण रूप में आराधना करती है, वो सगुण भक्ति काव्य धारा थी। जो ईश्वर को निर्गुण रूप में जो भक्ति धारा ईश्वर की निर्गुण रूप में आराधना करती है, वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा थी। और सगुण में भी भारतीय संस्कृति के जो 2 प्रतिनिधि चरित्र रहे हैं, राम और कृष्ण, उनके संबंध में जो राम की भक्ति से संबंधित जो धारा थी उसे राम भक्ति धारा की संज्ञा दी गई, और जो कृष्ण की भक्ति से संबंधित थी उसे कृष्ण भक्ति की संज्ञा दी गई। निर्गुण भक्ति काव्य में जो 2 विभाजन हुए हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा चिंतन पक्ष पर बल देता है, यह ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात करता है, और जो प्रेमाश्रयी शाखा है वो प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात करता है। अब देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में जो रीति शब्द है वह एक विशेष प्रवृत्ति या मार्ग के अर्थ को अभिव्यक्त करता है। रीतिकाल में भी 3 विभाजन है। एक है रीति सिद्ध, दूसरा है रीतिबद्ध, और तीसरा है रीति मुक्त। इन तीनों विभाजनों में भी आप देखेंगे कि रीति सर्वत्र व्याप्त है, कहीं वो सकारात्मक अर्थ में है, कहीं वो रीति से मुक्ति की बात करती है। रीति सिद्ध कवि उन कवियों को कहा गया जिन कवियों ने लक्षण काव्य परंपरा की रचना की, जिन्होंने संस्कृत के अलंकार ग्रंथों को, ध्वनि ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की, और उनसे संबंधित परिभाषाओं को, लक्षणों को, उदाहरणों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। रीतिबद्ध कवि वे कवि थे जिन लोगों ने लक्षण काव्य परंपराओं की रचना नहीं की, लक्षण काव्य ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन वो रीति से बंधे हुए रहे। उन्होंने जो भी काव्य रचा, जिस भी कविता संग्रहों की रचना की, उन कविता संग्रहों में रीति से संबंधित जानकारी व्याप्त थी। बिना उस रीति संबंधी जानकारी के, बिना अलंकारों की जानकारी के वो इस प्रकार के काव्य की रचना कर नहीं सकते थे, और उनके काव्य को समझने के लिए भी रीति की जानकारी अपेक्षित है। रीतिबद्ध कवि में सर्वप्रमुख नाम है बिहारी का। बिहारी ने एकमात्र रचना की है बिहारी सतसई, जो कि लक्षण ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसमें जिस प्रकार काव्य को रचा गया है और जिस ज्ञान को अनुष्ठित किया गया है, उसको जब तक रीति की जानकारी न हो तब तक उसके अर्थ को समझ पाना मुश्किल है। रीति मुक्त कवि वो हैं जिन्होंने न तो रीति संबंधी जानकारी का उपयोग अपने कविता सृजन के क्रम में किया, और ना ही उन्होंने किसी भी लक्षण ग्रंथ की रचना की। वो रीति से मुक्त है। और इसके अतिरिक्त रीति मुक्त कवियों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनकी भाव प्रवणता। यह भाव प्रवणता आपको रीति सिद्ध कवियों और रीतिबद्ध कवियों में उस स्तर पर देखने को नहीं मिलती है जितने की रीति मुक्त कवियों में। रीति सिद्ध कवियों में जो नाम है वह केशव दास, चिंतामणि, ये प्रमुख रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं। और रीति मुक्त कवियों में 5 कवियों का नाम मुख्य रूप से आता है। वह है आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। अब आते हैं आधुनिक काल पर। आधुनिक काल 1900 से अब तक, चूंकि यह विभाजन आचार्य शुक्ल ने किया था और ये लगभग 1940 में यह विभाजन किया गया, तो उस समय तक आधुनिक काल की जो अग्रणी भावधाराएं हैं या कविता के जो विभिन्न आंदोलन वह सामने नहीं आ पाए थे। इसलिए बस संक्षेप में 1900 से अब तक
का काल विभाजन कर दिया गया, लेकिन यह अब तक आज के समय में बहुत आगे बढ़ चुका है। और अब आधुनिक काल में अगर आप गद्य के संदर्भ में उसका विभाजन देखें या कविता के संदर्भ में विभाजन देखें तो वह अलग अलग देखने को मिलेगा। पहले हम कविता की बात करते हैं। आधुनिक काल में कविता के संदर्भ में जो विभिन्न आंदोलन हुए या जो विभिन्न युगों का सूत्रपात हुआ, उसके संदर्भ में सबसे पहला आता है विभाजन भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद, चौथा है प्रगतिवाद, पांचवा है प्रयोगवाद, उसके बाद आता है नई कविता, और इसके बाद आप देखेंगे साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता के बाद में भी बहुत आंदोलन आते हैं, जिसको कि 1980 के बाद में आप जंगलादी कविता के रूप में भी देखते हैं। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम के आधार पर और उनके प्रयासों की सफलता के आधार पर इस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया जाता है। अगला जो युग है वह द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग हमारे साहित्य के इतिहास में मुख्य रूप से दो द्विवेदी जिनको हम जानते हैं, यद्यपि कई द्विवेदी हैं। एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह जो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर हुआ है। क्यों? क्योंकि इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के क्रम में बहुत उल्लेखनीय योगदान हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया, इस कारण से। तीसरा है छायावाद। छायावाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि छाया जिस प्रकार से किसी चीज को स्पष्ट नहीं करती है, बस उसका एक आकार होता है, लेकिन किसी चीज को स्पष्ट रूप, रंग, गंध इत्यादि को वो स्पष्ट नहीं करती है। उसी प्रकार से छायावादी काल में जो साहित्य रचा गया वो विविध चीजों का मिश्रण था। एक रूपात्मकता उस समय में दिखाई नहीं पड़ रही थी, इस कारण से इस काल का नामकरण छायावाद किया गया। अगला है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद प्रगति की बात करता है, पूरे समग्र संसार को वो शोषक और शोषित इन्हीं दोनों वर्गों में विभाजित करके देखता है। और इसके अलावा जो उसका दर्शन है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो उपयोगितावादी है। प्रयोगवाद साहित्य में प्रयोग की बात करता है। वह बंधी बंधाई परंपराओं पर चलने का पक्षधर नहीं है। वह उपमान के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में, भाव के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की बात करता है। प्रयोगवाद में आकर के ही अलग अलग नए छोटे छोटे विषयों पर जिन पर कि अब तक के हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग की बात करता है। विभिन्न उपमानों, भाषाओं, काव्य चेतनाओं के संदर्भ में वो प्रयोग करता है। जैसे कि प्रयोगवाद में जिन विषयों पर कविताएं रची गई, जिन विषयों को काव्य के केंद्र में लाया गया, वो विषय अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास में केंद्र में नहीं आए। जैसे कि अज्ञे प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं, वो किस पर कविता लिखते हैं? वो 3 पंक्ति की कविता लिखते हैं और उसमें लिखा है उन्होंने, 3 टांगों पर खड़ा, 3 टांगों पर खड़ा, नत ग्रीव धैर्य धन गधा। ये पूरी एक कविता है। अर्थात एक गधे पर कभी भी किसी कवि ने अपनी लेखनी नहीं चलाई थी, लेकिन वो उसके धैर्य को केंद्र में लाते हैं और उसकी धीरता को वहां पे अभिव्यक्त करते हैं कि वो 3 टांगों पर खड़ा है, नत ग्रीव, अपनी गर्दन को झुकाए हुए, धैर्य धन गधा, जिसका धैर्य ही धन है। प्रयोगवादी कविता ही कालांतर में आगे चल करके नई कविता के रूप में सामने आती है। प्रयोगवाद वस्तुतः प्रयोगवाद का जो आरंभ हुआ था वह तार सप्तक के प्रकाशन से शुरू हुआ था। तार सप्तक, तार का मतलब एक कड़ी, एक क्रम, सप्तक मतलब 7। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं एक साथ प्रकाशित हुई थी और यह 4 कड़ियों में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक प्रथम, तार सप्तक द्वितीय, तार सप्तक तृतीय और तार सप्तक चतुर्थ। जैसे ही प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, प्रथम तार सप्तक की कविताओं में जिस प्रकार से शिल्प के आधार पर, भाषा के आधार पर, उपमानों के आधार पर और काव्य विषयों के आधार पर प्रयोग किया गया था, उस
प्रयोग को ध्यान में रख करके ही आलोचकों ने इस काल को और इस तारा सप्तक के कवियों को प्रयोगवादी कवि की संज्ञा दी। क्योंकि तारा सप्तक के संपादक अज्ञेय जी थे और अज्ञेय जी इस प्रयोगवादी शब्द का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रयोगवादी नहीं हैं, हम प्रयोग करते जरूर हैं, लेकिन प्रयोग करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य एक मंजिल तक, एक लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए यदि कोई हमें कुछ कहना ही चाहे तो वह हमें प्रयोगवादी न कह करके वो हमें नए कवि की संज्ञा दे सकता है। और स्वयं उन्होंने ही तारा सप्तक द्वितीय में नई कविता और अपने को स्वयं को नए कवि की संज्ञा प्रदान की। नई कविता 1954 से लेकर के 1960 तक अपनी समग्रता को बनाए रखती है, अपनी भावधारा को बनाए रखती है। 1960 के बाद में फिर से कुछ नए परिवर्तन कविता के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और चूंकि वो परिवर्तन किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं थे, वो नवीनता एक विशेष क्षेत्र में नहीं थी, विभिन्न चीजों को अपने में समेटे हुए थी और उसको एक नाम देना आलोचकों के सामने थोड़ा सा कठिनाई प्रतीत हो रहा था। इसलिए वो उसको नाम देते हैं 60उत्तरी कविता, यानी कि 60 के दशक के बाद की कविता। आगे चलकर के वह कविता जनवादी कविता, जब वो जन को लोकमानस को केंद्र में लाती है और साधारण जन की बात करती है, तो 1980-82 के आसपास जो कविताएं रची गई उसमें जन की मुखरता के कारण उसको जनवादी कविता की भी संज्ञा दी गई। ये तो था कविता के